हमारे पास IS-33 है, दैट इज अर्निंग पर शेयर, जिसे हम कहते हैं EPS। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EPS या अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा जनाब, अर्निंग पर शेयर जो है ना, ये भी बेसिकली IS-33 इसको पे अप्लाई होता है। ये स्टैंडर्ड बेसिकली अर्निंग पर शेयर्स पे है, जिसमें हम EPS भी स्टडी करते हैं और डाइल्यूटेड EPS भी स्टडी करते हैं, DEPS जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में DEPS नहीं है, हमारे सिलेबस में सिंपली EPS है, अर्निंग्स पर शेयर। तो हम लोग जो इसके ऊपर डिस्कशन करने जाएंगे वो हम लोग अर्निंग पर शेयर के हवाले से ही इसमें डिस्कशन करने के लिए जाएंगे। तो अर्निंग पर शेयर है सबसे पहले। अच्छा, इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपकी कंपनीज हैं, वो आपकी कंपनीज जो है ना, वो लाजमी तौर पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में EPS भी शो करेंगे। मतलब अगर आप लोग देखें ना, तो जहाँ पे SOCI के बनी हुई होती है कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वहां पे एंड में जाकर ना वो EPS की भी कैलकुलेशन करके, मतलब EPS कैलकुलेट करके बताता है, और DEPS भी कैलकुलेट करके बताता है अगर उसमें पोटेंशियल शेयर्स हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे DEPS नहीं है, तो हम सिर्फ EPS के ऊपर जो है वो सारी डिस्कशन करेंगे। तो EPS फार्मूला देख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर। EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर profit attributable to ordinary shareholders divided by weighted average number of shares outstanding during the year। ये हमारे पास EPS निकल आती है कि जब भी अगर हम EPS अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम इन दोनों को 1 बाय 1 कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहली चीज है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर। सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से क्या मुराद है? जी मैं अभी डिस्कस करता हूँ जी। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, देखिए जी हमारे पास जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो बल्कि मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में लेता हूँ कि बेसिकली कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, अकाउंटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस में या कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो दो तरह के लोग करते हैं, एक इक्विटी होल्डर और दूसरे आपके डेट होल्डर। तो डेट होल्डर जो होते हैं उनको हम बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, डिवेंचर्स वगैरह इशू करते हैं, और जो हमारे पास इक्विटी होल्डर होते हैं उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो फिर हमारे पास एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। तो जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, वो बेसिकली आपके वो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जो AGM में वोटिंग कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो कहलाते हैं। जबकि आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होते हैं, उनमें डिफरेंस ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता, नंबर एक। और नंबर दो, के जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, होल्डर होता है,
उसको हम लोग जो है वो पहले से उसके साथ प्रॉफिट की रेशो जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, 10%, 15%, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ध्यान में रखनी है एक बात, कि हमारे पास एक तो हुए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो हैं कि जिनको हम अपनी इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं कि यार ये हमारी इक्विटी है। फिर दूसरे नंबर पे हैं फॉर एग्जांपल 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। मैं बल्कि इसको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिख देता हूँ, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर्स लिख देते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। इनके साथ हमेशा प्रॉफिट की परसेंटेज पहले से मेंशन होती है, 10%, 5%, 7%। तो पेपर में भी जब प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे तो परसेंटेज मेंशन होगी। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ की बात करूं तो ये दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम कहते हैं रिडीमेबल, चलिए यूं लिखते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरे जिन्हें हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से क्या मुराद है और इररिडीमेबल से क्या मुराद है। इररिडीमेबल का मतलब ये होता है कि आप जब कभी प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की तरह करेंगे। मतलब आपकी इंटेंशन नहीं होगी कि आप उसे बाय बैक करेंगे, तो वो बाय बैक नहीं होता, बल्कि एक दफा जब इशू हो जाता है तो उसके बाद फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता रहता है। लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, उनके साथ ना टाइम पीरियड हम फिक्स कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर 5 years, फॉर 6 years, फॉर 4 years, तो वो लिमिटेड होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हमारी इक्विटी होते हैं। लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है वो हमारा डेट होते हैं। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। उन्हें हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम अपनी इक्विटी में प्रेजेंट नहीं करते। और तीसरी सोर्स होता है जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं या डिवेंचर्स कहते हैं, जिन्हें हम, उनके साथ भी हमें पता है कि परसेंटेज मेंशन होती है, 5% बॉन्ड्स, 10% बॉन्ड्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स के ऊपर परसेंटेज आती है ये इंटरेस्ट होता है, और ये बॉन्ड्स भी हमारा डेट होते हैं या नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के सोर्सेज होते हैं। तो अर्निंग पर शेयर में जो डिनोमिनेटर लेना होता है हमने, वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लेना होता है, क्योंकि इनके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज पहले से फिक्स नहीं होती। पता नहीं बाद में बोर्ड डिसाइड करेगा कि डिविडेंड प्रपोज किया जाए या डिविडेंड प्रपोज ना किया जाए, ठीक है। तो पहले से इनको मालूम नहीं होता। तो इन्हें इसे इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जी मुस्तफा। सर ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं क्या? जी सेकेंडरी मार्केट में ये ट्रेड हो सकते हैं अगर वो रिडीमेबल हो और इररिडीमेबल हो। वैसे तो रिडीमेबल भी ट्रेड हो सकते हैं, मसला तो नहीं वैसे है। मैंने आज तक देखा नहीं है कभी, मैं जब भी क्वेश्चन कर रहा था आपसे। असल में मामला ये है कि जो आपके होते हैं ना इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो इशू किए नहीं जाते, ठीक है। तो अगर आप वो पाकिस्तानी इक्विटी का पार्ट मार्केट, बनते हैं क्या? जी जी, वो इक्विटी का पार्ट बनते हैं अगर वो इशू किए जाएं तो। ओके। देखें, लोग लेते भी नहीं है ना फिर वो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर आपने 10% इशू किए हैं तो फिर वो 10% ही रहेगा, तो वो अच्छा। रिटर्न फिक्स हो जाता है उसका। ओके। और बॉन्ड्स वगैरह आपको वैसे ही आइडिया है कि पाकिस्तानी मार्केट अगर आप देखेंगे, यहाँ की कंपनीज को देखेंगे तो मेरा ख्याल में
वेरी फ्यू नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिनको फिंगर टिप्स पे काउंट किया जा सकता है जो बॉन्ड्स इशू करती हैं, अदरवाइज है ही कोई नहीं कंपनी। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। यहाँ पे आपका जो है वो ज्यादातर जो बात हो रही होती है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के हवाले से ही हो रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके ट्रेड होते हैं। होते हैं। जी, सही। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जी। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद इसमें से हम लोग ना यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करते हैं। हम कहते हैं कि यार यहाँ से इंटरेस्ट माइनस करो। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि इंटरेस्ट जो है ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्लस बॉन्ड्स दोनों से रिलेटेड जो परसेंटेज का इंटरेस्ट है ना, वो यहाँ से हमने माइनस कराना है। जब हम इसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम इसमें से टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना जी, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन, सबसे पहले मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा मिलेगा क्योंकि उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा देने के बाद फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल्स को हिस्सा दिया जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया जाता है। जी मुस्तफा। सर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी किस वजह से ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल से ज्यादा वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंस उनको क्यों दी जाती है? असल में होता यह है कि कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है और कंपनी जब मार्केट में जाती है तो मार्केट के अंदर जो है वो आपकी फाइनेंसिंग जो है वो कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल। तो अब जब वो एक्सपेंसिव होती है तो वो फिर ये वे आप अडॉप्ट करते हैं कि लोगों से लोन ले लें। अब वो लोन जो है वो मतलब फिर क्या बैंक के करते बजाय हैं, लोगों से लोन ले लें। लोगों से लोन ले लें, तो बॉन्ड्स यही होते हैं ना जी। जी जी बिल्कुल। तो होता क्या है कि अब कंपनी क्या करती है कि ऑप्शन यूज करती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोगों को ना प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। देखिए ऑर्डिनरी तो वो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि कंपनी के हालात जो हैं वो नाजुक हैं, तो वो वहां पे जो है वो तो नहीं लेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो नहीं लेंगे। तो फिर हम्म, लोगों को ऑफर किया जाता है कि यार हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम्म, उसमें ये होगा कि हम सबसे पहले हिस्सा आपको देंगे, बाद में हम दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप यूं समझ लें कि ये अट्रैक्शन है जैसे। ठीक है ठीक है। ठीक है ओके। जी। जी अतर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो ऊपर आपने इंटरेस्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और प्लस बॉन्ड्स का दिया है, ये क्या है सर? जी, वो होता ये है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनके साथ जो परसेंटेज मेंशन होती है वो डिविडेंड नहीं होता, वो इंटरेस्ट होता है। तो वो जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आप 10% कैलकुलेट करेंगे ना, उसे आप अपना इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे उसे हम। मतलब ये इंटरेस्ट भी लेंगे और प्रॉफिट में भी शेयर लेंगे, मतलब दो चीजें नहीं लेंगे प्रेफरेंस। नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट में से वो जो शेयर लेंगे ना, हम उस जी। शेयर को इंटरेस्ट का नाम देंगे। अच्छा। ठीक है, और सर ये नीचे जो आप मतलब उनके लिए वो डिविडेंड डिविडेंड, डिविडेंड टू, दिस इज प्रेफरेंस। बेसिकली रिडीमेबल, सॉरी इररिडीमेबल, अच्छा यार। दिस इज बेसिकली डिविडेंड टू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो आपके पास फिर ये आएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू
ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इस तरह से ये तरीका है जी। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वेटेड एवरेज वाली, एक छोटी सी एग्जांपल मैं करता हूँ, तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन भी समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों को वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन भी समझ आ जाएगी कि वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए हमें ऐसे अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना जी, इनके बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखें कि प्रेफरेंस शेयर्स एक तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल होते हैं। इनका एक एट्रीब्यूट और भी होता है, इनको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना जी, अगर फॉर एग्जांपल किसी साल में लॉस हो जाता है और हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाते हैं, तो अब हम अगले साल में उन्हें 2 सालों का डिविडेंड देंगे। जैसे कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन होती है, सम ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज, इसी तरीके से अगर आप किसी साल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी वजह से डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 सालों का डिविडेंड देंगे, मतलब पिछला भी और उससे नेक्स्ट भी। और अगर 2 सालों में नहीं दे पाएंगे तो अगले साल में 3 सालों का डिविडेंड आप उन्हें देंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि जिनका डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता, मतलब अगर किसी साल दे दिया डिविडेंड तो दे दिया, और अगर किसी साल नहीं दिया डिविडेंड तो बस उस साल फिर उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में उन्हें सिर्फ उस करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा। तो एक एट्रीब्यूट हमने ये भी इसका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, बैलेंसेस एज ऑन 1st January 2022, ordinary shares capital ₹10 each, okay. 5% preference shares irredeemable, ₹20 each. 8% पर 8% कर देता हूँ इसको मैं। 8% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, ₹25 each. और 10% बॉन्ड्स, इनकी वैल्यूज मैं दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ज्यूम कर लेते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है इसकी वैल्यू है 800,000। प्रेफरेंस शेयर जो है इनकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 200,000, इसकी वैल्यू है 100,000, इसकी वैल्यू है 300,000। ठीक है जी, ये जनाब हमारे पास बैलेंसेस आ गए ओपनिंग। अब मैं आपसे बोलता हूँ कुछ ना शेयर्स के बारे में कि ड्यूरिंग 2022 डेट ट्रांजैक्शन, तो मैं आपसे कहता हूँ कि 1st April 2022 इसको हम कर लेते हैं 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड। ठीक है, 1st June 2022
5000, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं इसमें और चीजें भी ऐड करूंगा। 5000 ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड और 1 नवंबर 2022 6000 ordinary shares were issued. Required calculate EPS for the year ended on 31st December 2020। EPS आपने कैलकुलेट करनी है। एक चीज मैं भूल गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर वाज रुपीज से, इसको हम कर लेते हैं 80,000, 90,000 कर दो, 90,000 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल बन गई। अब जब हम इसे पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो हम ये काम करेंगे कि हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। पेपर में आपने फार्मूला लिखना है ईपीएस का। आप ये फार्मूला लिखेंगे, कंट्रोल-C, कंट्रोल, ईपीएस का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद अब सबसे पहले आप प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हम प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। सर ये कितना डिविडेंड देंगे, कोई परसेंटेज देंगे या उसके हिसाब से देंगे? वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ ना जी, वो भी कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है क्वेश्चन में, तो ये गिवन है जी क्वेश्चन में, दैट इज 90,000। 90,000, दिस इज प्रॉफिट इन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें हमने लेना है इंटरेस्ट। अब हमें इसमें लेना है इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट दो तरह का है, एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे है 8%। याद रखेंगे कि ये जो 8%, 5% या 10% होता है ना, ये हमेशा फेस वैल्यू का होता है, प्रॉफिट का नहीं होता। वो जो डिविडेंड भी लिया जाता है ना परसेंटेज में, 4% होगा, 5% होगा, वो डिविडेंड भी हमने प्रॉफिट का नहीं लेना होता, बल्कि वो जो इशू किए हुए हैं शेयर्स या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स उसका लेना होता है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे ले लेते हैं। इंटरेस्ट है जनाब हमारे पास, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे ये इंटरेस्ट आएगा जनाब, इनकी वैल्यू है 100,000 रुपीज, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो ये बन गया 8,000। फिर बॉन्ड्स पे लेंगे हम, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट बना, बॉन्ड्स की वैल्यू है 300,000, 300,000 मल्टीप्लाइड बाय, उस पे रेट है 10%, तो ये हमारे पास बन गया 30,000। जब हम ये इंटरेस्ट दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर एग्जांपल टैक्स रेट था 30%। अब हम यहाँ से टैक्स माइनस करेंगे एट 30%, तो ये 30% हम 52,000 का ले लेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.3।
15,600। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से हमने माइनस करना है डिविडेंड टू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कितना बनेगा? 2 लाख इसकी वैल्यू है, 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो 10,000 रुपया इनका डिविडेंड हो जाएगा। इसको भी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 26,400। इस तरीके से ना जी हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि जो प्रॉफिट टू एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, इसमें आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे। उस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में फिर आप लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी और बॉन्ड्स का भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर कोई आपको एग्जामिनर बताता है कि जी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो उनके डिविडेंड को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हमारे पास एक आंसर आ गया, फीस 26,400। अब इसको हमने ना डिवाइड करना है, अब इसको हमने करना है डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। लेकिन सिंपल एवरेज नहीं लेनी, हमने वेटेड एवरेज लेनी है। तो वेटेड एवरेज की वर्किंग बनाएंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट होते हैं? हम यहाँ पे पहला कॉलम डेट का बनाएंगे, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस। बल्कि ये शेयर्स ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट किस तरीके से जी? जब ये हम बना लेंगे तो अब हम यहाँ ना स्टार्टिंग से आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पिक करना है, दिस वन। और याद रखें ये शेयर्स जो हैं ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनकी प्राइस नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8 लाख रुपए थे, 10 रुपए का एक शेयर था। तो मतलब 8 लाख को 10 पे डिवाइड करें तो इसके 80,000 शेयर्स थे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1/2022 ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे हम लिख देंगे इसमें कितने थे ये, 80,000। मतलब मैंने 8 लाख को डिवाइड किया है 10 पे तो 80,000 थे। अच्छा अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि मैंने 1 अप्रैल को 10,000 शेयर्स मजीद इशू किए थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अप्रैल 22, ठीक है। न्यू इशू कितने किए हैं? 10,000 शेयर्स। तो मैं 10,000 इसमें ऐड कर दूंगा तो इस एडिशन के साथ मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 90,000। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट देखूंगा, 1 जून आ गई, 1 जून 2022 मैंने 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 जून 2022, अगेन न्यू इशू है, सॉरी
तो यहाँ पे आएगा न्यू इशू है, और न्यू इशू में शेयर्स हैं 5,000, 5,000, ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसका मैं सम कर दूंगा, ये हो जाएंगे 95,000। इसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा, देखूंगा मजीद कोई शेयर, सिर्फ ऑर्डिनरी देखने हैं आपने, प्रेफरेंस नहीं देखने, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स। 6,000 मजीद ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हैं। जब 6,000 मजीद ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हुए हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 नवंबर 2022 न्यू इशू 6,000। तो मेरे पास जो टोटल शेयर्स हैं वो हो जाएंगे 101,000। तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ओपनिंग बैलेंस से बात शुरू करनी है। ओपनिंग बैलेंस में फिर हम लोगों ने जितने भी न्यू शेयर्स इशू किए हैं, मतलब जो हमारे उसमें एडिशन हुआ है, उस सारे एडिशंस को 1 बाय 1 हमने ऐड करके आंसर लेते जाना है। अब जब आप ये काम कर लेंगे ना, तो अब आपने मंथली फ्रैक्शन लेनी है। कैसे? कि भाई ये जो दो वैल्यूज हैं, ये जो दो ट्रांजेक्शन्स हैं, इनके दरमियान कितने दिन का डिफरेंस है, सॉरी कितने मंथ्स का डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने हाईलाइट करना है। लाइक मैं इसको दिस वन, तो मतलब यहाँ से इसे मैं हाईलाइट करूंगा इस तरह से कि इन दोनों डेट्स के दरमियान कितने उसका डिफरेंस है। तो 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक 3 मंथ्स बनते हैं। आपने इसके नंबर ऑफ शेयर्स को ना मल्टीप्लाई कर देना है 3/12 के साथ, मंथली फ्रैक्शन लेनी है। अब आप इससे नेक्स्ट में आ जाए, इससे नेक्स्ट में 90,000 है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए टोटल टोटल उठाने हैं। 90,000 है, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है ये कितने मंथ्स का डिफरेंस बनता है यहां से लेकर यहां तक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ्स का डिफरेंस बनता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, अप्रैल में 2 मंथ्स का डिफरेंस बनता है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 के साथ। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास नेक्स्ट में इस ट्रांजेक्शन डेट से लेकर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट तक कितने मंथ्स का डिफरेंस बनता है। तो जून से लेकर नवंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 5 महीने बनते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 के साथ, और आखिरी जो अमाउंट होगी इसे आपने रिपोर्टिंग डेट तक लेकर जाना है। मतलब आपकी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2022, तो ये डिफरेंस आपने फिर आखिरी ट्रांजेक्शन का रिपोर्टिंग डेट तक देखना है। तो ये जनाब रिपोर्टिंग डेट तक जो डिफरेंस बनता है हमारा, वो बनता है 2 मंथ्स का। तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप मंथली फ्रैक्शन लिख लेंगे ना, तो आपने इसके न्यूमरेटर्स को देखना है कि ये 12 के इक्वल होने चाहिए। पहले में 3 है, फिर 2 है, 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो आपके ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये 12 के इक्वल होने चाहिए। अगर ये 12 के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फुल ईयर के क्वेश्चन में आपने कहीं पे कोई मंथ कम या ज्यादा काउंट कर लिया है, उसकी वजह से ये 12 के बराबर नहीं आ रहे। अदरवाइज ये हमेशा आपके 12 के इक्विवेलेंट आते हैं। अब आपने सिंपली इन अमाउंट्स को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, 95,000 multiplied by 5/12, and 101,000 multiplied by 2/12.
इन सारों का कर लेते हैं हम सम। इस सारे का सम करेंगे तो 91417 वेटेड एवरेज नंबर आ गया, 91417। तो वेटेड एवरेज मैं दोबारा बोल देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया मैंने सबसे पहले 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर मैंने जितने उसमें ऐड किए और हर एक का बैलेंस लेता गया। ये बैलेंसेस लेने के बाद फिर मैंने इनको मंथली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। फ्रैक्शन का तरीका ये है कि आप दोनों ट्रांजेक्शन्स के दरमियान जितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग हैं उनको काउंट करेंगे और आप उन मंथ्स की बेसिस के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई कराकर आपने इनके बैलेंस ले लेने हैं, उसका सम करना है। दिस इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैं इस बैलेंस को ले आता हूँ, दिस वन 91417, ये आपके पास शेयर्स आ गए। अब आप इसका ईपीएस कैलकुलेट कर लें। ईपीएस इज इक्वल टू 26,400 डिवाइडेड बाय 91417। तो हम कहेंगे कि जनाब ₹0.29 पर शेयर, ये हमारा ईपीएस है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना अर्निंग पर शेयर को अपनी कैलकुलेट करते हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ लें। सर अगर इसमें डेज का भी आ रहा हो मंथ के साथ? नहीं जी, डेज की कैलकुलेशन एग्जाम में ना होती नहीं है। अदरवाइज अगर डेज की कैलकुलेशन करेंगे तो बस कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना, तो फिर हमें ज्यूम करना पड़ेगा कि पूरे साल में कितने डेज हैं। तो वहाँ अजम्पशन ली जाती है कि हर मंथ के 30 डेज हैं, तो पूरे साल में 360 दिन है। तो वो बस फिर ये फ्रैक्शन जो बनेगी वो 360 के हिसाब से बन रही होगी। ठीक है ना, मतलब ये 3/12 है ना, उसकी बजाय 90/360 हो जाएगा आंसर उसका। कटा मतलब जब हम उसको शॉर्ट करेंगे तो यही आएगा इसी तरीके से। तो वहां पे बस ईयर्स में जितने दिन है उसको ले लेते हैं हम लोग। ओके जी, फाइन। तो ये जनाब ईपीएस इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो इस ईपीएस को कैलकुलेट करने का एक आसान सा तरीका था कि ईपीएस कैलकुलेट कर कैसे होती है। लेकिन ईपीएस की कैलकुलेशन में कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें अकाउंट फॉर करना होता है। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें देखना होता है कि जब हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हों तो उन फैक्टर्स को हम किस तरीके से जो है वो अकाउंट फॉर करते हैं। तो उन फैक्टर्स को एक दफा देख लेते हैं वन बाय वन। तो हमारी ईपीएस पे इफेक्ट होता है सबसे पहले नंबर पे बोनस शेयर्स इशू। जो सबसे पहला इफेक्ट आता है हमारी ईपीएस पे वो बोनस शेयर्स इशूड का आता है कि भाई हम बोनस शेयर्स भी इशू कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि जब हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, मतलब लोगों से हम उसके पैसे नहीं लेते। तो वो पैसे कहाँ से लिए जाते हैं? रिजर्व्स में से लिए जाते हैं। तो बोनस शेयर इशू में क्या होता है कि फिर बोनस शेयर इशू में हम लोगों ने दो बातें याद रखनी है। एक तो हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज बोनस शेयर, और दूसरी हमने इसकी कैलकुलेशन करनी होती है एक फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन होगी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस
issue. Number of shares after bonus issue divided by number of shares before bonus issue. अच्छा, ये मैं आपको ना कुछ स्टेप्स सिखा रहा हूँ कि आपने ये चीजें कैलकुलेट करनी है। 2 मिनट दें मुझे, जरा अजान कंप्लीट हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि बोनस शेयर इशू के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये मैं कुछ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि यार हम लोग जब ईपीएस कैलकुलेट किया करेंगे तो उस टाइम पे हम इन स्टेप्स को इस तरीके से फॉलो किया करेंगे। सबसे पहले हम बोनस शेयर इशूड में नंबर ऑफ शेयर इशूड कैलकुलेट किया करेंगे और फिर हम एक फ्रैक्शन बनाया करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर इशूड आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर बिफोर बोनस इशू। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे ये अभी एक एग्जांपल और करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी बात भी समझ आ जाएगी। तो बोनस शेयर इशू में हम ये दो काम किया करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारा क्या इफेक्ट होता है? नेक्स्ट इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं राइट शेयर्स इशूड। राइट शेयर्स राइट शेयर्स इशूड। तो राइट शेयर्स इशूड में क्या है, देखें, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर कैपिटल इशू करती है तो हम उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट टाइम के बाद फिर जब कभी कंपनी अपना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशू करती है तो हम उसे कहते हैं राइट शेयर्स इशूड। राइट शेयर्स इशूड जो होते हैं बेसिकली वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट होता है कि वो लोग, उन्हें पहले कंपनी ऑफर करेगी कि आप लोग ये शेयर कैपिटल जो है वो परचेज कर लें। अगर वो परचेज कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो फिर उसके बाद जो है कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को इसे ऑफर कर सकती है। ठीक है, तो राइट शेयर्स इशूड। राइट शेयर्स इशूड में क्या होगा, इसमें भी हम यही काम करेंगे। पहले स्टेप में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एज राइट शेयर्स, और दूसरा काम हम करेंगे फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन कैसे बनानी है? इसकी फ्रैक्शन हमने बनानी है एक्चुअल कम, सॉरी, एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस।
एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक है, एक्चुअल कम प्राइस राइट प्राइस क्या होती है? जो उस शेयर की मार्केट प्राइस चल रही होती है। अच्छा, राइट शेयर इश्यू में एक और भी बात होती है कि ये आम तौर पे मार्केट प्राइस से कम में इशू किए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी का शेयर जो है उसकी मार्केट प्राइस इस टाइम पे 20 रुपए चल रही है, तो कंपनी लोगों को ऑफर करती है 15 रुपए में। फायदा क्या होता है कंपनी की नज़र में? कंपनी की नज़र में फायदा ये होता है कि उसका 10 रुपए वाला शेयर 15 में निकल रहा होता है, और शेयर होल्डर को फायदा ये नजर आ रहा होता है कि यार मार्केट में तो ये 20 रुपए का शेयर है और कंपनी मुझे 15 रुपए में दे रही है, तो मुझे भी कुछ पैसे बच रहे हैं। तो राइट शेयर इशूड जो होते हैं ये आमतौर पे मार्केट प्राइस से कम में ऑफर किए जा रहे होते हैं। तो एक्चुअल कम राइट प्राइस जो है वो हमारी वो प्राइस है जो उस टाइम पे मार्केट वैल्यू होती है, और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसे कैलकुलेट करने का मैं तरीका समझाऊंगा आपको। अच्छा, फिर हमारे ईपीएस का पे जो इफेक्ट आता है वो किसका आता है? सी, इसमें आता है शेयर स्प्लिट का इफेक्ट। शेयर स्प्लिट, इसमें शेयर स्प्लिट का इफेक्ट आता है। शेयर स्प्लिट क्या होता है? शेयर स्प्लिट होता है कि लाइक कंपनी कहती है कि भाई जिसके पास 100 रुपए का एक शेयर है ना, तो वो कंसिडर करे कि उसके पास 100 रुपए का एक शेयर की बजाय 50-50 रुपए के दो शेयर हैं। तो वो बेसिकली कंपनी जो है वो स्प्लिट कर देती है। उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं जो कि हम फाइनेंशियल में एफएम के अंदर जाकर स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वहां पे वो फिर क्या करती है कि कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग की सूरत में अपने शेयर स्प्लिट कर जाती है। वो कहती है नहीं भाई, 100 रुपए का एक शेयर जो है वो कंसिडर ना करें, आप समझेंगे 50-50 रुपए के दो शेयर्स हैं। तो यहाँ पे भी हम फ्रैक्शन, हमने दो काम करने होते हैं। नंबर ऑफ शेयर स्प्लिट, शेयर स्प्लिट का शेयर के नंबर लेने हैं। नंबर टू, फ्रैक्शन लेनी है। फ्रैक्शन क्या लेनी है आपने? आपने फ्रैक्शन लेनी है इसकी शेयर आफ्टर शेयर स्प्लिट डिवाइडेड बाय शेयर बिफोर शेयर स्प्लिट। और जो आखिरी फैक्ट हमने स्टडी करना है दैट इज शेयर्स कंसोलिडेशन। शेयर्स कंसोलिडेशन। अच्छा, शेयर कंसोलिडेशन का जो इफेक्ट है ना वो आपके शेयर स्प्लिट के रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। कि शेयर स्प्लिट में तो ये होता है कि हम अपने एक बड़े शेयर को स्प्लिट करके उसके पार्ट्स बना देते हैं। शेयर्स कंसोलिडेशन होता है कि डिफरेंट छोटे वैल्यूज के शेयर से मिलाकर एक बड़ी वैल्यू का एक शेयर बना देते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन है। इसमें हमने न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेशन कैलकुलेट करने होते हैं। और नंबर टू में अगेन आपने फ्रैक्शन लेनी होती है। शेयर्स आफ्टर शेयर्स कंसोलिडेशन। और शेयर्स बिफोर शेयर्स कंसोलिडेशन। तरह से तो ये चार चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि बोनस शेयर इशू का इफेक्ट भी ईपीएस पे आ सकता है, राइट शेयर इशू का इफेक्ट भी आ सकता है, शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन का इफेक्ट भी इस पे आ जाता है। और बात याद रखनी है कि मैं ये सारी बातें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की कर रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस वगैरह की नहीं कर रहा, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए नई एग्जाम्पल बना लेते हैं।
example. Balance is as on 1st January 2022. Ordinary shares capital rupees 10 each. 10 is basically par value, rupees 10 each. ये है जनाब आपके पास, अज्यूम कर लेते हैं 5 लाख, ठीक है। ड्यूरिंग 2022 क्या हुआ, डेट ले लेते हैं और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। यहीं से इसे कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन। तो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 22 मैं कहता हूँ कि बोनस शेयर्स issued as 3 new shares against every 4 shares already held. कि हर उस पर्सन के पास जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको 3 नए शेयर्स बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। तो आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। पहले ऊपर मैंने सिंपल एग्जांपल की थी जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने सिंपल सा उसे ट्रीट करवाया था कि भाई सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशू हो रहा है। अब मैं उसको प्रॉपर रीजन के साथ लेकर चल रहा हूँ कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इशू कर रहे हैं हम लोग 1/4/2022। फिर मैं कहता हूँ जी 1/7/2022 टू राइट शेयर्स इशूड फॉर अगेंस्ट कर लें, two right shares issued against every 5 shares already have for rupees 15 each. Market price per share was rupees 20 at that time. ठीक है जी। आपने कहा जी कि जिसके पास 5 शेयर्स है ना उसको हम 2 शेयर्स नए इशू करेंगे, लेकिन 1 शेयर 15 रुपए का होगा। और उस टाइम पे मार्केट प्राइस जो चल रही थी, मार्केट में जो कीमत चल रही थी वो 20 रुपए थी। फिर हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ 1 सितंबर 22 अगेन बोनस शेयर ले लेते हैं। 4 bonus shares issued for every 10 shares held. हर 4 के बदले में 10 शेयर इशू कर हम हर 10 के बदले में 4 बोनस शेयर इशू करेंगे। 1 नवंबर 22 1 शेयर स्प्लिट इनटू 2 शेयर्स। इसको मैंने सिंपल सा लिख दिया बस, एक शेयर जो है ना वो स्प्लिट करके आपने 2 शेयर्स बना दिए। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ये मैं कैलकुलेट करके दे देता हूँ आपको क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो आसानी से हम क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ये है जनाब आपके पास ₹250,000। रिक्वायर्ड कैलकुलेट EPS for the year ended on 31st December 2022।
ये जनाब हमारा बन गया है क्वेश्चन। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू निकालने की तो जरूरत ही नहीं बाकी बची, ठीक है ना जी। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू तो मैंने खुद से बता दिया कि वो 2.5 लाख रुपए है, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब हमने बेसिकली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने, और उसका मैंने जो आपको तरीका समझाया उस तरीके को फॉलो करना है कि ये वाली जो बातें हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और फ्रैक्शन कैसे बनानी है, इसको मैं आपको तरीका इसका समझाता हूँ। तो जनाब यहाँ पे ये जो वर्किंग मैंने बनाई थी, इसी वाली वर्किंग को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल बी। अच्छा, ईपीएस का फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्रोल। तो अब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि हम 1 जनवरी 2022 को इसका बैलेंस लिख लेंगे। 1 जनवरी 2022 यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है जनाब? ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। इसका मतलब है कि 5 लाख को अगर मैं 10 पे डिवाइड करूं तो ये बेसिकली 50,000 शेयर्स बन जाते हैं। तो मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस इसका आ रहा है वो 50,000 शेयर्स है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा 50,000, 50,000 शेयर्स। अब सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ कि जनाब हमने बोनस शेयर इशू किए हैं। हर 4 शेयर्स के बदले में 3 शेयर्स इशू कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा कि जब बोनस शेयर इशू होगा तो दो चीजें कैलकुलेट होंगी, एक नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और दूसरा उसकी फ्रैक्शन। तो आपने ये काम करना है कि आपने ना वर्किंग के अंदर जाके यहाँ पे आपने लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। वर्किंग में चले जाना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और एक तरफ आपने लिख लेना है फ्रैक्शन। इनके दरमियान में एक लाइन लगा लेनी है, सॉरी, एक लाइन लग जाएगी। अब हम ना इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आ रहा है? सबसे पहले नंबर पे बोनस शेयर्स आ रहे हैं। तो भाई बोनस शेयर्स में नए शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? तो हम कहेंगे जी कि बोनस में शेयर्स में नए शेयर्स इशू हो रहे हैं कि हर 4 शेयर्स के बदले में 3 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। अब आपने ना बोनस की डेट पे नंबर ऑफ शेयर्स ले लेने। बोनस की डेट पे नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है। आप लिखेंगे 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। 50,000 shares multiplied by 3 divided by 4 is equal to 50,000 multiplied by 3 divided by 4। तो आप जो नए शेयर इशू करेंगे ना वो 37,500 शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर जो इशू किए जाएंगे वो 37,500 शेयर इशू किए जाएंगे। एक काम कर लिया। इस 37,500 को ना आपने यहाँ पे इसमें ऐड करवाना है। ये डेट क्या है? डेट है 1/4। यहाँ पे आपने लिखना है 1/4/2022। यहाँ पे आपने लिखना है बोनस शेयर्स, और ये 37,500 यहाँ से पिक कर लेना है, ठीक है। एक काम कर लिया आपने। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि फ्रैक्शन भी ले लेनी है। अब आपने ये काम करना है कि फ्रैक्शन भी ले लेनी है। फ्रैक्शन क्या थी? फ्रैक्शन थी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू, ठीक है। देखें, बोनस इशू होने से पहले ये 4 थे, और बोनस इशू होने के बाद 4 पहले से थे, 3 नए इशू हो गए, तो ये 7 हो गए। मतलब इसकी फ्रैक्शन बनेगी 4+3 आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, ये है 4। तो ये बेसिकली आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी
वो 4/7 बनेगी। सॉरी, गलत बोला मैंने, 7/4 बनेगी। तो ये फ्रैक्शन बन गई आपके लिए 7/4। ठीक है जी। इस फ्रैक्शन को क्या करना है ये मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम लोग। तो ये फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, एक काम हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरी पे। दूसरा क्या है? दूसरा है कि भाई राइट शेयर इशू किए जा रहे हैं, 2 नए राइट शेयर इशू किए जाएंगे हर 5 शेयर के बदले में, और 15 रुपए का एक शेयर है, और उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 20 रुपए चल रही है। अब पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। 5 के बदले में 2 है, इनका पहले सम कर लें। सम इज 87,500। आप एक साथ को राइट शेयर इशू कर रहे हैं, यहाँ पे लिखें 1/7/2022 राइट शेयर्स, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लिखें इसकी कैलकुलेशन, राइट शेयर्स, राइट शेयर इशू कर रहे हैं आप 5 के बदले में 2 शेयर्स। इस टाइम पे शेयर्स चल रहे हैं 87,500 शेयर्स। इनको आप मल्टीप्लाई कर दें 2/5 के साथ, तो 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, 35,000 शेयर्स। इसका मतलब है कि आप 35,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं। तो यहाँ पे ये 35,000 शेयर यहाँ से ले जाएं, एक काम होगा। दूसरा काम क्या है? फ्रैक्शन लेनी है। फ्रैक्शन में हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस चाहिए। उसकी कैलकुलेशन का ना जी एक तरीका होता है, ठीक है, TERP उसे बोलते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो उसकी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस की कैलकुलेशन का ना एक तरीका होता है। पहले TERP कैलकुलेट कर लेते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। $35,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी, जो नंबर ऑफ शेयर्स नए इशू करने हैं हमने। तो ये मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया इस नंबर ऑफ शेयर्स में। तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो है ये कैसे कैलकुलेट होगी, आप यहाँ पे लिखेंगे जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर्स प्राइस अमाउंट। ठीक है, ये TERP कैलकुलेट करने का तरीका बताने लगा हूँ आपको। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूले से ये मेथड थोड़ा सा आसान होता है। आप यहाँ पे लिखें बिफोर, और यहाँ पे लिखें न्यू, और यहाँ पे लिखें आप। अच्छा जी, ये राइट शेयर इशू करने से पहले कितने शेयर्स थे? 5। राइट शेयर इशू करने से पहले हर पार्टी के पास, हर पर्सन के पास, हर शेयर होल्डर के पास 5 शेयर्स थे। उस टाइम पे मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी मैंने बताई आपको, 20 रुपए थी। तो इसका सम कर लें, 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी फार्मूले से भी आंसर आ जाता है जी, और फार्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, नो इशू। 520 और 100। न्यू से क्या होता है? न्यू कितने इशू कर रहे हैं भाई? 2 इशू कर रहे हैं, 2 न्यू शेयर्स हैं। न्यू शेयर्स की एक की प्राइस 15 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उसकी प्राइस आ गई 130। अब आप इसका ना सम कर दें, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये बन जाएगा 7। इन दोनों का सम कर देंगे तो ये बन जाएगा 130। इसमें ठीक है, 130। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे TERP कैलकुलेट करेंगे। TERP थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू, ये जो 130 है ना जी,
इसको हमने इस 7 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 18.57 दिस। ठीक है जी, 18.57 इज थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस। लिहाजा इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी ना जी हमारे पास, वो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी मार्केट प्राइस, मतलब एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, दिस इज 18.57। ये जनाब इसकी बन जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या करना है अगेन वो बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट इसको कैलकुलेट करना था, इसका काम भी पूरा होगा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा 122,500। इसके बाद दोबारा मैंने आपसे कहा कि भाई बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, 4 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड, मतलब जिसके पास 10 शेयर्स होंगे ना, हम उसको 4 शेयर बोनस के तौर पे देंगे। ये डेट है 1/9/2022, 1/9/2022। राइट शेयर्स यहाँ पे दोबारा आते हैं, राइट शेयर्स नहीं है, ये बोनस शेयर। कंट्रोल सी, बोनस शेयर्स। इस टाइम पे शेयर्स कितने चल रहे हैं, 1,22,500। देखिए बोनस जिस टाइम इशू होता है ना, तो जितने शेयर्स होंगे वो काउंट किए, वो काउंट फॉर किए जाएंगे। 1,22,500, 1,22,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4/10, 1,22,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, तो 49,000 शेयर्स हमने इशू करेंगे। और इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी, फ्रैक्शन बनेगी 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 14/10। 14/10, ये इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको भी यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये भी खत्म हुआ काम इसका। तो ये 49,000 शेयर उठाकर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, 49,000 शेयर्स जिसमें। अब इसका भी सम कर देंगे, दिस विल बिकम 171,500। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज 1 नवंबर को एक शेयर जो है वो 2 शेयर में स्प्लिट कर दिया है हमने, एक शेयर 2 शेयर में स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर स्प्लिट, शेयर स्प्लिट दिस वन 1 नवंबर 2022 शेयर स्प्लिट। भाई एक शेयर ना 2 हिस्सों में, 2 शेयर्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर शेयर स्प्लिट, ये कैलकुलेट करना है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर शेयर स्प्लिट। यहाँ पे भी देखें नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर, इसको आफ्टर भी लिख लें, आफ्टर स्प्लिट। अब क्या होगा कि आपका एक शेयर 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टोटल शेयर्स हैं 1,71,500, 171,500, इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, 171,500 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपके पास 343,000 शेयर हो जाएंगे। मतलब स्प्लिट होने के बाद ना हमारे पास 3,43,000 शेयर्स बन जाएंगे। इसको बस याद रखना है कि ये टोटल का आंसर आएगा। यहाँ पे ये आफ्टर लिखा हुआ है, यहाँ इस बात का ख्याल करना है कि ये टोटल का आंसर आएगा। अब आप इस टोटल में से इस ब्रेकर को माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर 171,500 आ जाएगा, कि जितने शेयर्स पहले थे
उतने ही शेयर हमने स्प्लिट कर दिए, तो टोटल 3,43,000 शेयर हो गए। यहां तक हमने इसको कर लिया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये काम करना है कि सबसे पहले हमने मंथली फ्रैक्शन लेनी है। मंथली फ्रैक्शन का वही तरीका होगा कि आप यहाँ से दोनों ट्रांजेक्शन डेट्स का डिफरेंस लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक 3/12 बनेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाए 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स बनते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3/12 भी बनेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाए तो 1 जुलाई से 1 सितंबर तक, जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ्स बनते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2/12 बनेगा। फिर हमारे पास 1 सितंबर से 1 नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ्स बनते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/12 होगा। और जो आखिरी मंथ है उसमें भी हमारे पास ये मल्टीप्लाइड बाय 2/12 होगा। इसे रिपोर्टिंग डेट तक लेकर जाना है। और तरीकाकार वही है जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों ने जो है वो न्यूमरेटर्स का सम करना है कि क्या वो 12 के इक्विवेलेंट है। तो 3 + 3 6 और 2 2 और 2 ये भी 6, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब हमने ये काम करना है कि वो जो फ्रैक्शंस नहीं बनाई थी हमने, उनको पिक करना है। यहाँ पे हम जाएंगे और काम ये करना है कि सबसे आखिरी फ्रैक्शन से शुरू करना है। आखिरी फ्रैक्शन है कि ये स्प्लिट होने के बाद 2 शेयर बन गए हैं, तो ये फ्रैक्शन बन गई है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, कि स्प्लिट होने से पहले ये 1 शेयर था, स्प्लिट होने के बाद ये 2 हो गए हैं, तो फ्रैक्शन बनेगी 2/1। अब आपने ना ये काम करना है कि सबसे पहली आखिरी फ्रैक्शन को उठाना है, यहां से शुरू नहीं करना। मतलब ये आसान तरीका है, यहां से शुरू करना है आखिरी फ्रैक्शन से। आखिरी फ्रैक्शन इज 2/1 और ये शेयर स्प्लिट की फ्रैक्शन है। अब आपने ये फ्रैक्शन ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, शेयर स्प्लिट को यूज नहीं करना, इसको यूज नहीं करना, इससे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2/1। चलिए राइट कर लेते हैं। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है 2/1। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है 2/1। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है 2/1। ठीक है जी, मतलब आपने आखिरी फ्रैक्शन जो है उसे पिक करना है, दिस वन। ठीक है, आपने आखिरी फ्रैक्शन को पिक करना है, ये शेयर स्प्लिट से रिलेटेड थी। जब आपने इसको यहाँ पे यूज करना है तो शेयर स्प्लिट के लिए नहीं करना, उससे अपवर्ड सब के लिए यूज करना है इसे आप 2/1। अब इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन पे आ जाए, ये बोनस शेयर की फ्रैक्शन है। बोनस शेयर की फ्रैक्शन है 14/10। आप यहाँ पे आएंगे, आपने इसे बोनस शेयर के लिए फ्रैक्शन को बोनस शेयर के लिए यूज नहीं करना, उससे अपवर्ड करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 14/10। इसी तरह से आपने इसको करना है मल्टीप्लाइड बाय 14/10। इसी तरह से आपने यहाँ पे इसे यूज करना है मल्टीप्लाइड बाय 14/10। ये फ्रैक्शन आपने ना जी इस तरीके से यूज करनी है। अब आप इससे नेक्स्ट पे चलें, इससे नेक्स्ट फ्रैक्शन पे, इससे नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलें, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 18.57, और ये राइट शेयर की फ्रैक्शन है। इस राइट शेयर की फ्रैक्शन को आपने राइट शेयर के लिए यूज नहीं करना, राइट शेयर को छोड़ देना है, उससे ऊपर सबके लिए यूज करना है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन यूज होगी, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 18.57।
इसी तरह से ये फ्रैक्शन आपकी यहाँ पे यूज होनी है, मल्टीप्लाइड बाय 20/18.57। ये ऐसे आपने ना जी ये फ्रैक्शन यूज करनी है। और आपके पास जो आखिरी फ्रैक्शन बचेगी वो बचेगी 7/4। ये बोनस शेयर किया, मैं रिवर्स आया हूँ। तो ये 7/4 की जो फ्रैक्शन है इसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 7/4, सिर्फ एक से। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने जो फ्रैक्शंस बनाई थी अब उनको यूज करना है हमने। उनको यूज करने का तरीका ये है कि आखिरी फ्रैक्शन से अपवर्ड जाएं, और वो फ्रैक्शन जिस ट्रांजेक्शन में यूज हो रही है उस ट्रांजेक्शन से अपवर्ड जितने आइटम्स हैं उन सारों से मल्टीप्लाई कराना है आपने। तो ये फ्रैक्शन इस तरह से यूज हुई। अब हम इसको जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 multiplied by 14/10 multiplied by 20/18.57 multiplied by 7/4। ये आंसर आ गया। इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे इसमें चेंज ये करेंगे कि यहाँ आ जाएगा 87,500 और इसमें 7/4 की फ्रैक्शन को निकाल देना है बस, इंटर। ये आंसर आ गया। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ ले आऊंगा। इसमें अब 87,500 की बजाय 122,500 आ जाएगा और ये 20/18.57 की फ्रैक्शन निकल जाएगी इससे। ये आंसर आ जाएगा। इसी को कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास 171,500 आ जाएगा। आखिरी फ्रैक्शन इसमें से निकल जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी को कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। इसमें मेरे पास अब 343,000 आ जाएगा और आखिरी वाली 2/1 की फ्रैक्शन को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। ये आंसर आ जाएगा। इसका सम कर लेते हैं। सम इज 389183। दिस इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लिहाजा आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें इसकी। दिस इज 250,000 और इसको हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, दिस वन। तो हमारे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये पर शेयर हमारे पास ईपीएस आ। इस तरीके से अर्निंग पर शेयर हमने कैलकुलेट करनी है। जी जनाब, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इन सेंस के कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इसमें, लेकिन ये है कि आप 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।